माँ और बेटे का रिश्ता अनमोल होता है। लोग कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए एक बार भगवान से भी लड़ सकती है, लेकिन आखिर इस माँ को ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि उसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को अपने ही हाथों हत्या कर दी। तो चलिए जानने के लिए चलते हैं आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर। पुलिस की शुरुआती जांच में हैवानियत का पता चला। 10 वर्षीय स्नेहांशु के सिर को भारी चीज से कुचला गया था। उसके हाथों की नसें काट दी गई थी। सब्जी काटने वाली छुरी से उसके शरीर पर अनगिनत जख्म दिए गए थे। घटनास्थल पर ही एक टेढ़ी छुरी पड़ी हुई थी। घर में रखे गए सारे सामान सुरक्षित थे। इसे देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि घटना लूट को अंजाम देने के लिए नहीं की गई थी। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने लाश और घटनास्थल की जांच के बाद पाया कि हत्यारा बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आया होगा। जिस तरह से बच्चे की हत्या की गई थी, उससे यह भी जाहिर हो रहा था कि हो न हो जिसने भी मारा उसे इस बच्चे से बेहद नफरत रही होगी। इतना ही नहीं, जख्मों से यह भी साफ पता चला कि कातिल किसी भी सूरत में बच्चे को जीवित बचने नहीं देना चाहता था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 17 किलोमीटर दूर हुगली जिला काफ़ी चहल पहल वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक और कारोबारी महत्व वाले घनी आबादी के शहर कौननगर के आदर्श नगर मोहल्ले में 18 फरवरी 2024 की शाम के वक्त अचानक चिल्लपो मच गई थी। कई लोग स्नेहांशु के घर की ओर दौड़ पड़े थे, जबकि कुछ लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर आकर कानाफूसी करने लगे थे। अरे ओ सोनू की माँ, सुना है स्नेहांशु को किसी ने मार दिया। अभी तो 1 घंटा पहले इधर साइकिल चला रहा था। क्या हुआ उसे? जाकर पता करो तो क्या बात है? एक वृद्ध पड़ोसी महिला से बोली। हाँ चाची, मैंने भी थोड़ी देर पहले उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी। उसके घर से टीवी की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। पता नहीं चल पाया कि कोई चीख रहा है या कोई मारपीट वाली फिल्म चल रही है। 10 साल के स्नेहांशु के स्कूल में पढ़ने वाले सोनू की माँ बोली। अरे मैं तो चली जाती शांता के घर, मेरे घुटनों में दर्द है ना, ज़्यादा चल नहीं सकती मैं। आज सुबह से शांता भी नहीं दिखाई दी, लगता है उसकी सहेली आई हुई है, वृद्धा बोली। हाँ चाची, शांता बहन की सहेली को तो मैंने दोपहर में ही उसके घर जाते देखा था, लेकिन स्नेहांशु को क्या हुआ? सोनू को भेजती हुई पता करने। अरे नहीं, वह बच्चा है, तू ही चली जा, वृद्धा बोली। जी चाची, कहती हुई सोनू की माँ स्नेहांशु के घर की ओर जाने लगी। उसी वक्त उस ओर तेजी से पुलिस की एक गाड़ी भी गुजरी। वृद्धा हैरानी से देखती हुई बुदबुदाई। लगता है मैंने सही सुना, पता नहीं क्या हो गया है इस मोहल्ले में। स्नेहांशु के बारे में बात कर रही औरतों के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर दाईं ओर गली में मुड़ते ही पंकज शर्मा पूरे परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी शांता शर्मा के अलावा उनका 10 साल का बेटा स्नेहांशु था। हाँ, साथ में प्यारा सा पालतू कुत्ता और पड़ोस में उनके भाई का परिवार भी रहता था। शांता अपने ससुर ओम प्रकाश शर्मा, सास प्रेमलता शर्मा, देवर प्रभास शर्मा और जय के साथ रहती थी। पति पंकज और बेटा स्नेहांशु भी साथ थे। एक अन्य देवर प्रवीर अपने परिवार के साथ सिलीगुड़ी में रहता था। पंकज शर्मा के घर में कोहराम मचा हुआ था। वहां उत्तरपारा थाने से आई पुलिस मौजूद थी। शाम होने के चलते गली में लोगों का आवागमन अधिक था। पड़ोसियों के अलावा आते जाते लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी। घर में हत्या की वारदात हुई थी। हत्या एक बच्चे की थी। मरने वाला 4ठी कक्षा में पढ़ने वाला 10 साल का स्नेहांशु था। गोल मटोल चेहरे वाला और बहुत ही प्यारा बच्चा था। घर में उसी बच्चे की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। लाश की हालत ऐसी कि वह देखी नहीं जा रही थी।
मौजूद लोग उसकी मासूमियत और स्वभाव की चर्चा कर रहे थे। कहने को तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि कुछ समय पहले गली में साइकिल चलाने वाला स्नेहांशु अब इस दुनिया में नहीं रहा। सभी के दिमाग में कई सवाल कौंध रहे थे कि आखिर उसे किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा। एक बच्चे से किसी की भला क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या वह घर में अकेला था? लेकिन उनका कुत्ता तो बहुत वफादार था। पास बैठी शांता का रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना के बारे में पहली जानकारी स्नेहांशु की हमउम्र चचेरी बहन को तब हुई थी जब वह किसी काम से उसके घर आई थी। उसने पुलिस ने शुरुआती पूछताछ की। उसने बताया मृत भाई की हालत देखकर वह काफ़ी डर गई थी। उस वक्त घर में और कोई नहीं था। वह भागकर सीधे अपने घर आ गई थी। उसने अपने मम्मी पापा को उस बारे में बताया। उन्होंने ही पहले पुलिस को फिर पंकज शर्मा को फ़ोन कर दिया था। स्नेहांशु शर्मा एक जाने माने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ता था। उसके मम्मी पापा दोनों कामकाजी थे। पंकज शर्मा कोलकाता की एक निजी कंपनी में काम करते थे, जबकि मां शांता शर्मा एक कॉस्मेटिक की दुकान में काम करती थी। इत्तेफाक ही था कि वारदात के वक्त दोनों घर से बाहर थे, जबकि घर के दूसरे सदस्य भी बस कुछ देर के लिए ही बाहर गए थे। इसी बीच कातिल ने घर में घुसकर स्नेहांशु की जान ले ली। साथ ही पुलिस कुछ ऐसी बातों पर गौर किया जिनसे बच्चे की हत्या का सुराग मिल सकता था। पुलिस ने पाया कि घर का पालतू कुत्ता वारदात के वक्त खामोश था। वहां मौजूद मोहल्ले के अन्य लोगों का कहना था कि वह किसी भी अजनबी को देखते ही भौंकने लगता था। इसी बात को लेकर पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि घर में स्नेहांशु का कत्ल हो गया और कुत्ते को एक बार भी किसी ने भौंकते नहीं सुना। उसकी मां ने बताया कि वह कुछ समय के लिए बाजार गई थी। पुलिस के गले यह बात नहीं उतरी थी कि बच्चे को छोड़कर वह अकेली बाजार गई थी, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। पूछताछ में पंकज शर्मा के मकान से 5 मकान दूर रहने वाले नीतीश आनंद ने बताया कि जब उनके घर से बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं तो वह दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्चे के सिर पर गहरी चोट लगी थी। उसके पूरे शरीर पर चाकू से गोदे जाने का निशान था। खून से लथपथ वह तड़प रहा था। इससे पहले कि वह दूसरों से मदद मांगने और उसे अस्पताल ले जा पाते, उसने दम तोड़ दिया। इसी बीच उसके मम्मी पापा को सूचित किया जा चुका था। फिर सवाल था कि आखिर कौन हो सकता है, किसने अपनी खुन्नस और अपनी दुश्मनी मासूम बच्चे से निकाली। इन्हीं सवालों के सहारे पुलिस मौके से सुराग और सबूतों को बटोरने में जुट गई। पुलिस ने बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसकी मां से कुछ बुनियादी सवालों को लेकर भी पूछताछ की, जैसे वो कहाँ जाता था, किन बच्चों के साथ खेलता था, किस किस से मिलता था। हालांकि मामूली सवालों के जवाब से पुलिस को तसल्ली नहीं हुई। घटना स्थल का पुलिस कमिश्नर अमित पी जबलगी ने भी दौरा किया और उसके बाद फॉरेंसिक टीम ने नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए भेज दिए। पूछताछ में पंकज शर्मा ने रोते हुए बताया कि उनके परिवार के साथ इलाके में किसी से भी कोई रंजिश नहीं है, किंतु कुछ दिन पहले स्कूल में उनके बेटे और एक सीनियर छात्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। फिर भी उन्हें यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मामूली झगड़े के लिए कोई कैसे इस तरह से निर्मम तरीके से बच्चे की हत्या कर सकता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर बच्चे को लेकर किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। इस दिशा में तहकीकात शुरू की गई। पूछताछ के लिए सबसे पहले उसके मम्मी पापा से कई सवाल किए गए। इसके अलावा जांचकर्ताओं को पता चला कि शांता अक्सर अपने बेटे को पीटती थी। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि वह पढ़ नहीं पाता था, तब उसे पीटती थी। उसके बयानों की पुष्टि के लिए कुछ पड़ोसियों और स्नेहांशु के हमउम्र दोस्तों से भी पूछताछ की गई। तमाम पूछताछ और छानबीन के करने पर भी
पुलिस को जब कोई सुराग नहीं मिला तब पुलिस की टीम घटना के अगले दिन मौकाए वारदात पर फिर जा पहुंची। वहां सुराग खंगालने लगी। तमाम साइंटिफिक सुरागों, मोबाइल टावर से मिली लोकेशन और फोरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए मिले सबूतों के साथ साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले गए। सीसीटीवी में पुलिस ने देखा कि 2 महिलाएं स्नेहांशु के घर से बाहर निकल रही हैं। इनमें से एक स्नेहांशु की मम्मी थी तो दूसरे की पहचान उसकी सहेली इशरत परवीन के रूप में हुई। पुलिस मृतक के घर वालों के मोबाइल फ़ोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस ने इशरत के बारे में जल्द ही कई जानकारियां जुटा ली थीं। शांता शर्मा से उसका फ़ोन नंबर ले लिया था और उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली थी। कॉल डिटेल्स के अनुसार शांता के नंबर से उसकी हर रोज़ काफ़ी समय तक बात होती रहती थी, किंतु घटना के दिन उसकी शांता से काफ़ी कम समय के लिए बात हुई थी। एक और चौंकाने वाली बात थी कि उस रोज़ उसका मोबाइल करीब 6 घंटे तक बंद रहा। इशरत परवीन के मोबाइल की लोकेशन दोपहर 2 बजे कोलकाता के वाटगंज में दिखी थी। फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। दोबारा तकरीबन 5-6 घंटे बाद शाम को 8 बजे उसके मोबाइल की टावर लोकेशन कोलकाता के वाटगंज की ही थी। असल में चंद मिनट के लिए ही उसका मोबाइल फ़ोन चालू हुआ था। फिर उसी के नंबर से शांता के मोबाइल नंबर पर बात हुई थी। पुलिस के लिए यही बात चौंकाने वाली थी। यहीं से पुलिस को शक हुआ और दोनों ही उस बच्चे की हत्या के संदेह के दायरे में आ गई। देर किए बगैर पुलिस हत्या के आरोप में बच्चे की मां शांता शर्मा को पूछताछ के लिए थाने ले आई। पुलिस ने बच्चे की हत्या और घटना के समय उसके वहां नहीं होने के बारे में कई सवाल किए। इस क्रम में यह भी पूछा गया कि उसने अपने बच्चे को क्यों मारा। कई बार वह अपने ही जवाब में उलझी हुई तो भयभीत भी नजर आई। उसके मनोभाव और जवाब बदलते देखकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और सीधे लॉकअप में डाल दिया। उसके गिरफ्त में आने के बाद सनसनी फैल गई। इसकी खबरें लोकल चैनल और सोशल मीडिया पर तेजी से चलने लगीं। पूछताछ के दरमियान उसके विचलित होने की हरकतों से पुलिस का शक और गहरा हो गया। दूसरी तरफ शांता के गिरफ्त में आते ही वह तब कमज़ोर पड़ गई थी जब उसके पति के साथ कुछ बातचीत हुई। पति ने उसके कान में क्या कुछ कहा जो वह एकदम से ढीली पड़ गई। उसने वह बात पुलिस से भी कही। दरअसल पंकज शर्मा ने अपनी पत्नी के गलत आचरण के बारे में बताते हुए कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी है साहब जी। आदत से लाचार थी, मेरे मना करने पर भी नहीं मानती थी। क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था, कोई बॉयफ्रेंड था? पुलिस ने पूछा तो इस पर पंकज शर्मा छूटते ही तीखे लहजे में बोले, बॉयफ्रेंड नहीं सर, उसकी गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारा कहना है कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था, मतलब कि वह लेस्बियन है? जांच अधिकारी चौंकते हुए बोला। फिर थोड़ा ठहर कर पूछा, लेकिन इसका बच्चे की हत्या से क्या संबंध हो सकता है? वह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वह अपनी सहेली इशरत के साथ घंटों बंद कमरे में अकेले समय गुजारती थी। पंकज बोला, यह तुम क्या कह रहे हो अपनी पत्नी के बारे में? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। मैंने अपनी पत्नी शांता और उसकी सहेली इशरत को कई बार समलैंगिक संबंध बनाते हुए पकड़ा है। इस पर उन्हें डांटा भी था, शांता को समझाया भी था कि शादी से पहले तक जो था सो था, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे मालूम होगा तब उस पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वह नहीं मानती थी। पंकज शर्मा बोले, तुमने उसकी सहेली से भी इस संबंध को खत्म करने के बारे में कुछ नहीं कहा? जांच अधिकारी ने सवाल किया। मैंने उसे भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में बीवी ने चुप रहने को कहा था और हिदायत देती हुई मुझे इशरत की तरफ से धमकी दी कि अगर मैंने इस बारे में उससे दोबारा बात की तो वह मुझे रेप के मामले में फंसा देगी।
फिर मैं डर गया और अपने मुंह पर ताला जड़ लिया। यह कहते हुए पंकज शर्मा ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके दिलो दिमाग पर से कोई बोझ उतर गया हो। पुलिस टीम के सामने एक और नई बात आ गई थी। साथ ही उसके शक की सुई शांता की सहेली इशरत की ओर भी घूम गई थी। उस वक्त रात अधिक हो चुकी थी। वह कोलकाता वाटगंज में रहती थी, जो दूसरे थाना क्षेत्र में था। उसे हिरासत में लेने के लिए उत्तरपाड़ा थाना पुलिस पहले श्रीरामपुर महिला थाने पहुंची और वहां की पुलिस टीम के साथ इशरत परवीन को उसके घर से उठा लाई। इशरत परवीन शांता की हम उम्र थी और उनकी दोस्ती शादी के पहले से थी, जो शांता की शादी के बाद भी बनी रही। वह शांता को घरेलू नाम गुड्डी कहकर बुलाती थी। दोनों सहेलियों में जबरदस्त प्रेम था। दोनों हर रोज एक दूसरे से मिले या बात किए बगैर रह नहीं पाती थी। शांता की शादी पंकज शर्मा के साथ 2012 में हुई थी। वहीं इशरत परवीन का निकाह 2018 में हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही इशरत परवीन ने अपने पति का घर छोड़ दिया था और अपने मायके में रह रही थी। इधर शांता की भी अपने पति के साथ हमेशा अनबन होती रहती थी। दोनों जब भी साथ होती तब अपने पति की शिकायतों का पुलिंदा खोल लेती थी। उसके बाद अपने मन की भड़ास निकालते हुए हम बिस्तर हो जाती थी। उनके बीच समलैंगिक संबंध बेहद गहरे बन चुके थे। उनके बीच प्राकृतिक सेक्स संबंधों की भूख इस कदर थी कि वे इसकी तलब पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती थी। पंकज शर्मा द्वारा शांता और इशरत के बीच समलैंगिकता का खुलासा होते ही पुलिस दोनों से अलग अलग स्नेहांशु की हत्या के बारे में सख्ती के साथ पूछताछ की गई। पहले तो वो मुकरती रहीं, लेकिन बाद में शांता ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने बेटे की हत्या की है। इस तरह अलग से हुई इशरत से पूछताछ में उसने भी हत्या में सीधे तौर पर शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। शांता ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिले बगैर नहीं रह सकती थी, जिसमें उसका बेटा ही बाधक बन चुका था। यानी कि अपने लेस्बियन प्रेमी से मिलने की तीव्र इच्छा में एक माँ ने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया था। उन्होंने घटना को किस तरह से अंजाम दिया, इसके बारे में विस्तार से जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। शांता ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले ही उसके इशरत के साथ समलैंगिक रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाती थीं। दोनों की शादी हो जाने के बाद भी उनके बीच यह रिश्ता बना रहा। इशरत ने तो इस संबंध के लिए अपने पति और ससुराल तक को त्याग दिया, जबकि शांता किसी तरह पति के साथ मतभेद के बावजूद ससुराल में टिकी हुई थी। इस बीच वह एक बेटे की मां बन गई थी, जो 10 साल का हो चुका था। दोनों पति पत्नी काम करते थे, इस कारण उनके पास आर्थिक तंगी नहीं थी। बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। एक रोज स्नेहांशु ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में तब देख लिया था जब वह स्कूल से घर आया था। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब इशरत ने वहां से जाते वक्त अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर उसे दी, तब उसे फेंकते हुए स्नेहांशु बोला, मौसी तुम गंदी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। यह सुनकर माँ बोली, नहीं बेटा, मौसी को ऐसे नहीं बोलते। बोलूँगा, मौसी गंदी है, तुम भी गंदी हो, सबको बोलूँगा, पापा को भी बोलूँगा। स्नेहांशु चीखता हुआ बोला और घर से बाहर जाने लगा। शांता ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। प्यारा बेटा, दुलारा बेटा कहकर पुचकारने लगी। उस रोज किसी तरह शांता और इशरत ने उसके पसंद की मिठाई, खिलौने, चॉकलेट देने और साइकिल दिलवाने के आश्वासन पर वह थोड़ी देर में नरम पड़ गया, किंतु उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी माँ और मौसी से नफरत हो चुकी है। उस दिन से शांता और इशरत की रातों की नींद उड़ गई थी। दोनों को डर सता रहा था कि उनके बेडरूम की बातें कहीं इस बच्चे के द्वारा सभी को मालूम न हो जाए। स्नेहांशु उसकी सच्चाई को लोगों से बता न दे, जिससे उनकी समाज में बनी बनाई छवि खराब हो जाएगी। उन्हें इससे अधिक चिंता यह सताने लगी थी
कि वे अपने सेक्स की भूख कैसे मिटा पाएंगी। करीब हफ्ते भर से उन्हें रिश्ता बनाने का मौका नहीं मिला था। यह बेचैनी उनके दिमाग की नसों को बुरी तरह से झिझोड़ चुकी थी। वे बौखलाहट से भर गई थीं। उनकी स्थिति मनोरोगी जैसी हो गई थी। 18 फरवरी 2024 को घर में कोई नहीं था। कई दिनों बाद इशरत आई थी। दोनों अपने कमरे में थीं। स्नेहांशु इशरत को देखते ही साइकिल लेकर निकल पड़ा था। थोड़ी देर में घर आया, सीधा अपनी माँ के कमरे में जा घुसा। वहाँ दोनों को उसने नग्न हालत में देखा तो वह चीख पड़ा, तुम लोग गंदे हो। उन्होंने तुरंत अपने अपने कपड़े पहने। तब तक स्नेहांशु कमरे से निकल चुका था। कुछ मिनट में ही दोनों कमरे से बाहर निकली। प्लान के मुताबिक उन्होंने मिलकर सबसे पहले एक मूर्ति से उदास बैठे स्नेहांशु के सिर पर कई वार कर दिए। जब बुरी तरह से चोट खाकर वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा तो उन्होंने उसके हाथों की नसें काट दी। इस पर भी उन्हें जीवित बचने का अंदेशा हुआ। तब उसके शरीर पर रसोई के चाकू से अनगिनत प्रहार कर दिए। इस हत्या से पहले दोनों ने घर के टीवी की आवाज़ तेज कर दी ताकि बच्चे की चीख बाहर न पहुंचे। स्नेहांशु फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसके बाद दोनों वहां से फरार हो गईं। इशरत ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया था। फरार होने के बीच चंद मिनट के लिए इशरत ने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन कर शांता से बात की थी। एफएसएल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि इस घटना को इन दोनों महिलाओं ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने शांता शर्मा और उसकी सहेली इशरत परवीन को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी के मुताबिक दोनों महिलाओं के समलैंगिक संबंधों की जानकारी शांता के पति को भी थी, लेकिन वह लोक लाज के मारे यह पूरी बात हमेशा छिपाता रहा। कथा लिखे जाने तक दोनों की न्यायिक हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही थी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।